नमस्कार। खुलासा न्यूज के विशेष कार्यक्रम में आज हमारे बीच हैं दिनकर अवनीश जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के वरिष्ठ प्रचारक हैं, साथ ही अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि किन उद्देश्यों को लेकर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की स्थापना हुई है। अवनीश जी, खुलासा न्यूज के विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुलासा न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन है। आप अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। सर्वप्रथम तो हम बात ये करेंगे कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जो है उसकी स्थापना कब हुई और किन उद्देश्यों को लेकर हुई। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की स्थापना आज से 50 वर्ष पूर्व जी 1974 में स्थापित हुई है और उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था कि ग्राहकों के हितों का संरक्षण करना है जी। उस समय एक विशेष परिस्थितियां देश में चल रही थी और वो इस प्रकार की थी कि अनाज की थोड़ी सी किल्लत थी उस समय जी, और जमाखोरी बहुत बड़ी मात्रा में चल रही थी। तब कई संगठन, जो मजदूर संगठन थे, बाकी संगठन थे, वो लोगों को कह रहे थे कि भाई गोदामों को लूटो और अपना घर चलाओ। तब कुछ युवा लोग ऐसे थे जिनके मन में कोई देशभक्ति का, समाज के हित का विचार था। उनके मन में ऐसा विचार आया कि भाई ये लूटपाट ये तरीका नहीं हो सकता है, सबको अनाज मिले, वितरण सबको समान रूप से होना चाहिए, इसका कोई तरीका अपनाना चाहिए। और उस परिस्थिति में से, वो जो संघर्ष का दौर था, उसमें से ये अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का जन्म हुआ है जी। जो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत है कितने राज्यों में कार्य कर रही है इस समय? तो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत देश के सभी राज्यों में काम कर रही है और अगर हम वैसे देखेंगे तो पूर्वोत्तर के आसाम और अरुणाचल, इसको छोड़कर जो बाकी 5 स्टेट है वहां पर अभी हमारी इकाई नहीं है जी, लेकिन बाकी जगह हमारी इकाई है। त्रिपुरा में संपर्क है हमारा जी, लेकिन बाकी देश के सभी प्रदेशों में हमारा काम चल रहा है। जो हमारी पंचायत है उसके जो इकाइयां होंगी तो किस स्तर पर इकाइयां हैं? तहसील स्तर पर हैं, जिला स्तर पर है, राज्य स्तर पर है या केंद्रीय स्तर पर है? केंद्रीय स्तर पर तो एक कार्यकारिणी होती है जी, जो सभी इकाइयों के लिए या इस ग्राहक आंदोलन को दिशा निर्देश करने का काम करती है। प्रांतीय स्तर पर जो इकाइयां होती हैं वो सबको दिशा देने का काम करती हैं और उसके अनुरूप कार्यक्रमों की रचना ठीक प्रकार से बने और गतिविधियां ठीक प्रकार से जिलों में चलें, इसकी देखभाल करती है। कुछ प्रांत ऐसे हैं जिसमें तहसील स्तर पर भी काम है हमारा जी, लेकिन कई ऐसे प्रांत आज भी हैं जहां पर अभी हमारा काम जिलों में तो पहुंचा है लेकिन अभी तहसीलों में नहीं पहुंचा है। इस वर्ष हमारे संगठन के 50 वर्ष पूरे हुए हैं, पूरे होने जा रहे हैं, इसलिए स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में हम जो इसको मना रहे हैं, उसमें जो एक हमने लक्ष्य लिया है भौगोलिक विस्तार का, उसके अंतर्गत हम देश में अधिकांश तहसीलों में अपनी इकाइयां खड़ी करेंगे। इस लक्ष्य को लेकर इस समय हम काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है, स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है, एक बड़ी प्रसन्नता की बात है कि बहुत समय होने के बाद, बहुत संघर्ष के बाद में आज यहाँ पहुंचा है ये पंचायत। तो अभी जैसे आप बता रहे हैं कि इकाई स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में भी आप पहुंचकर अपने ग्राहकों को बढ़ा रहे हैं, अपने सदस्यों की संख्या बढ़ा रहे हैं, इसमें कई पूर्णकालिक भी कार्य कर रहे होंगे, तो लगभग कितने पूर्णकालिक होंगे पूरे देश भर में अपने? नहीं, ऐसे पूर्णकालिक अगर हम वैसे कहते हैं तो सभी प्रांतों में हमारे संगठन मंत्री हैं और कुछ जिलों में भी अभी संगठन मंत्री हैं, लेकिन इसमें गृहस्थ कार्यकर्ता जो है वो उनकी संख्या ज्यादा है। कई ऐसे लोग हैं कि जो रिटायरमेंट के बाद में अपना समय दे रहे हैं, तो अपने घर पे रहते हुए लेकिन संगठन के लिए पर्याप्त समय वो लोग देते हैं और प्रवास करते हैं। तो ग्राहक पंचायत में कोई आयु की कोई सीमा होती है क्या? हाँ, इसमें सीमा हम ऐसा कहेंगे कि जो कम से कम 15-16 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको हमने सदस्य बनाना चाहिए। वैसे ग्राहक तो बच्चा भी, एक छोटा बच्चा भी ग्राहक है जी, उसको भी कुछ आवश्यकता लगती है, उसको हम देते हैं, उसको ग्रहण करना है तो वो ग्राहक बन ही जाता है। ग्राहक सब होने के बाद भी जब हम सदस्यता के बारे में सोचते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि 15-16 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं
वो सदस्य बनने चाहिए, फिर वो अधिक आयु कितनी भी हो। हाँ, ताकि उनमें थोड़ी समझ हो, किसी विषय को लेकर समझ हो, इतनी उम्र तो होना चाहिए। जी। जी। तो बात कर रहे हैं हम ग्राहक पंचायत की, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राहक नाम आया है। ग्राहक जो शब्द आया है एक बड़ा ही प्रभावशाली शब्द होता है। जैसा कि आपने अभी कहा कि छोटे बच्चे से लेके तो बुजुर्ग तक, ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ऐसा कोई नहीं है जो ग्राहक नहीं हो, सभी ग्राहक होते हैं। लेकिन 16 साल से ऊपर वाले जितने भी पुरुष, इसमें क्या महिलाएं भी जो हैं, नारी शक्ति भी इसमें ग्राहक बन सकते हैं, मतलब सदस्य बन सकते हैं? हाँ है। अच्छा अच्छा। और हम महिला इकाइयां भी हैं हमारी। महिला इकाइयां भी हैं। कितनी महिला इकाइयां होंगी अपनी पूरी? अभी हमने जिला स्तर पर इसका महिला इकाई का गठन चालू किया है। प्रांत स्तर पर प्रमुख सह प्रमुख होती है, और जिला स्तर पर महिला इकाई का भी गठन हम लोग करते हैं। अच्छा, जो इकाइयां हम बनाते हैं जी, तो उनपे विभिन्न जिम्मेदारियों को देते हुए कई दायित्वों का निर्वहन वो करते होंगे। तो किन किन दायित्वों का निर्वहन करना रहता है इन इकाइयों में? दायित्व के बारे में हम सोचते हैं तो बड़ा एक सामान्य सी बात है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष ऐसे रहते हैं। संगठन को चलाने के लिए कुछ पैसा भी लगता है, तो कोषाध्यक्ष चाहिए, उसका हिसाब किताब चाहिए और उसका ऑडिट चाहिए, तो वो सारी व्यवस्था रहती है। कुछ कार्यकारिणी सदस्य रहते हैं। लेकिन जब हम दायित्व के बारे में जब सोचते हैं तो इसके आगे हमारा एक और भी है, जिसको हमने आयाम कहे हैं हमारे। तो हमारे 5 प्रकार के आयाम हैं इसमें पहला आयाम जो है हमारा, वो महिला जागरण आयाम है, जिसमें महिला इकाइयां स्वतंत्र रूप से बनाना। महिला जागरण जैसे आपने कहा, तो इसमें क्या महिलाओं को जागृति लाना, महिलाओं के बीच में जागृति लाना, ये ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम ग्राहकों को जागरण का काम करते हैं। ग्राहकी महिलाओं के द्वारा ज्यादा होती है जी। सब अपन जब देखेंगे तो 70-80% ग्राहकी तो महिलाओं के द्वारा होती है, और महिलाओं के बीच में अगर ये विषय नहीं गया तो ग्राहक आंदोलन सफल नहीं हो सकता। इसलिए ग्राहक आंदोलन को सफल करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो इकाई है कि जो ग्राहकी करने वाली जो संख्या ज्यादा है, ऐसे महिलाओं को अगर हमने जागरूक किया और इसमें जोड़ा तो हमारी उपलब्धि अधिक हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि महिलाओं को या ग्राहकों को जागृत करने के लिए, महिलाओं को जागृत करने के लिए सबसे ज्यादा महिलाओं को ही जागृत करना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाकर ये ग्राहक पंचायत का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो पाएगा जी। तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं, महिलाओं की भी एक सीमा वही 16 वर्ष के ऊपर है? हाँ, वो उसके ऊपर ही। अच्छा, इसमें कोई क्या उद्देश्य क्या रहते होंगे या नियम क्या रहते होंगे कि जैसे कोई सदस्य बनना चाहता, जैसे मैं भी हूँ, मैं भी एक ग्राहक हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं कुछ परचेसिंग करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं सदस्य बनना चाहूँ, एक आम व्यक्ति सदस्य बनना चाहे, तो उसके लिए क्या नियम जो होंगे कि भाई उनको नियमों का पालन करना पड़ेगा? नहीं, सदस्य तो सभी बन सकते हैं, इसमें सदस्य बनने में कोई समस्या नहीं है। ऑनलाइन मेंबरशिप होती है। अच्छा, कोई शुल्क रहता है? और हाँ, इसका शुल्क होता है और 100 रुपए इसका शुल्क होता है। ऑनलाइन सदस्य रहते हैं, 100 रुपए वार्षिक होता है। अच्छा। तो इसमें संगठन की थोड़ी व्यवस्था भी चलती है और हमारी मेंबरशिप भी इससे होती है। अच्छा। तो ये तो एक प्रकार हो गया कि भाई हम इस प्रकार से जोड़ते हैं। लेकिन जब हम किसी को दायित्व देते हैं, जब हम किसी को पद देंगे, तो उस समय हम देखते हैं कि किसी राजनीतिक पार्टी का सक्रिय व्यक्ति वो इसमें पदाधिकारी नहीं होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ग्राहक सभी हैं, चाहे कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हो, कोई सामाजिक विचार से जुड़ा हो, कोई धार्मिक संगठनों में हो, कोई बाकी जगह हो, तो ग्राहक तो सभी हैं और सभी इसमें सदस्य हो सकते हैं। लेकिन जब पदाधिकारी की बात आएगी तो राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता, वो इसमें पदाधिकारी नहीं हो सकते, क्योंकि वो काम करते समय उनके मन में राजनीतिक हित अहित का अगर विचार आ गया तो ग्राहक संरक्षण ठीक प्रकार से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ऐसा एक हमारे मन में एक शंका रहती है। और इसलिए ग्राहक संरक्षण का जब हम काम करने निकले हैं तो बिना किसी राजनीतिक लाभ हानि का विचार किए बिना और प्रत्येक ग्राहक को के हितों का संरक्षण करना है, इस उद्देश्य को लेकर हम टीम का गठन करते हैं हमारी। जैसे कि आपका केंद्र जो है वो दिल्ली है जी, तो अभी आप भोपाल प्रवास पे आए जी, तो कोई विशेष उद्देश्य है जिसके कारण यहाँ प्रवास पर आए? हाँ, अभी कल यहाँ पर अभ्यास वर्ग था जी। अभी पिछले 3 महीने में काफी नए लोगों को जोड़ा गया है और उसमें से कुछ कार्यकर्ता बनने की स्थिति में हमें दिख रहे थे और इसलिए हमने एक 60 कार्यकर्ताओं का नाम निकाले थे और उनको हमने यहाँ पर बुलाया और उनका कल हमने प्रशिक्षण किया। क्योंकि जब हम ग्राहकों के हितों के लिए काम करना चाहते हैं तो ग्राहकों के लिए कानून कौन से हैं, कौन सी व्यवस्था है, क्या करने से ग्राहकों को हम संरक्षण दे सकते हैं,
हमारे संगठन का तरीका क्या होगा, ये सब जानना उनके लिए जरूरी है। अगर वो जानेंगे तो ही वो अच्छे से काम कर पाएंगे। इसलिए नए कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कल ये रखा था, उसके लिए मैं विशेष रूप से यहाँ आया था। दिनकर जी, सबसे मेन बात तो ये है कि जो ग्राहक है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि एक बच्चे से लेकर तो बुजुर्ग तक सब ग्राहक होते हैं, और ग्राहक को जागृत करना आपका जो मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है। ग्राहक आपसे कैसे जुड़े और ग्राहकों को आपका सदस्य क्यों बनना चाहिए ग्राहक पंचायत का, तो उसके पीछे का आशय क्या है, वो क्यों जुड़े, उन्हें फायदा क्या है उससे? जी, अब ग्राहकों को जोड़ने के लिए जो हम तरीके अपनाते हैं, वास्तव में मुख्य रूप से ग्राहक जागरण, यही हमें मुख्य रूप से करना है। क्योंकि ग्राहक फंसता कैसे है, तो वो जागरूक नहीं होता है तो फिर वो फंस जाता है। उसके साथ धोखा कैसे होता है, वो असावधान होता है तब धोखा होता है उसके साथ। इसलिए ग्राहक के नाते हमें हमेशा जागरूक रहना है, ये हमें लोगों को समझाना रहता है। उसके लिए हम सभाएं करते हैं, मीटिंगें करते हैं। उसके लिए जहां पर कहीं मेले लगते हैं वहां प्रदर्शनियों का आयोजन करते हैं, कोई साहित्य छापते हैं, साहित्य का वितरण करते हैं, और समाज के बीच में जाकर इस विषय को हम लोग उठाते हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में जाते हैं। कॉलेजों में विशेषकर साइबर अपराध किस प्रकार से चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी देना, साइबर कानून क्या क्या है उसके बारे में जानकारी देना, हमारी थोड़ी सी असावधानी से हमारा कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ये सब बताना। तो इस प्रकार के हमारे काम चलते रहते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति को समस्या आती है कि भाई कोई समस्या आएगी तो वो कहाँ जाएगा, तो जो साहित्य का प्रकाशन हम करते हैं उसमें हम अपने कार्यालय का भी पता देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के कुछ नंबर भी देते हैं, तो उसके कारण से वो वहां पर आकर संपर्क कर सकता है। कुछ इकाइयां ऐसी रहती हैं, अधिकांश इकाइयां ऐसी रहती हैं जहां पर कार्यालय का पूरा निर्माण नहीं करते हैं, लेकिन ग्राहक मार्गदर्शन केंद्र खोल देते हैं वहां पर। उसके कारण क्या होता है कि कोई भी अगर किसी को समस्या हो, कोई भी ग्राहक संबंधी समस्या होती है, वो व्यक्ति अगर ग्राहक मार्गदर्शन केंद्र पर आता है तो वहां से उसको प्रॉपर गाइडेंस भी उसको देते हैं हम लोग। और अगर गाइडेंस देने की स्थिति में अगर वहां पर वो कार्यकर्ता नहीं है, कोई समस्या इस प्रकार की है कि उसको जानकारी का थोड़ा अभाव है, तो वो उनके नाम नंबर लिख लेता है, समस्या क्या है लिख लेता है, फिर संगठन में उचित लोगों से बात करके और फिर कहाँ से समस्या का समाधान होगा वहां से उनको समाधान दिलवाते हैं। जैसे ग्राहक परामर्श केंद्र की बात की आपने, तो ये किस स्तर पर खोले जाते हैं? ये हमारी जो कल्पना है उसमें सभी जिलों में, तहसीलों में तहसील स्तर तक ये हमें खोलना है। लेकिन जैसे बड़े शहर हैं, जैसे भोपाल शहर है, ये बड़ा शहर है, तो यहाँ पर एक केंद्र खोलने से काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पर हम एक 10-12 केंद्र खोलेंगे। इस प्रकार से शहरों की आबादी, उनकी जनसंख्या कितनी है, लोगों के सामान्य पहुंच हो जाए लोगों की, इस प्रकार से हम लोग उसका गठन करने का सोचते हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि साइबर अपराध सबसे ज्यादा आज के, क्योंकि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है, जैसे जैसे डिजिटल इंडिया हो गया है, वैसे वैसे साइबर अपराध और बढ़ते जा रहे हैं। तो साइबर अपराधों से सावधान रहने के लिए ग्राहकों से आप क्या सुझाव देंगे ग्राहकों को? नहीं, वो बड़ा कठिन विषय है। ये कठिन इसलिए है कि रोज नए प्रकार के तरीके अपनाए जा रहे हैं। एक बार फिल्म आई कश्मीर फाइल्स, उस पर बहुत बहस हुई। बहस होने के कारण एकदम लोगों के मन में था कि भाई क्या है इसमें, एक जिज्ञासा रहती है। जैसे ही फिल्म रिलीज होती है उसी दिन शाम को लिंक आ जाती है कि आपको कहीं टॉकी में जाने की आवश्यकता नहीं, आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करता है और उसका मोबाइल हैक हो जाता है और फिर उसके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। तो जब ऐसा होता है, जब तक हम लोगों को ये समझाएं तब तक पता चलता है कि एक दूसरा मैसेज आ गया कि SMS कि हाय आप कैसे हैं। अब कोई भी बोलता है पता नहीं कौन पूछ रहा कैसे हैं, तो आप अच्छे हैं, ऐसा कोई भी उत्तर दे देता है। उसको जैसे ही खोला और उत्तर दिया, उसका आप उत्तर नहीं भी दिया, खोला तो आपका फोन हैक हो जाता है। यानी इतना ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है कि अननोन नंबर से अगर फोन आ रहा है तो तब तक आप ना उठाएं जब तक आप उसके प्रति निश्चिंत न हो जाए। और साइबर एक्सपर्ट ऐसा बताते हैं कि 24 घंटे तक वो सक्रिय रहता है। वो जो वायरस है वो 24 घंटे तक सक्रिय रहता है। 24 घंटे के बाद में अगर आपने उसको उठाया, उत्तर दिया या फोन पलट के लगाया, कुछ किया, तो अगर अपना कोई फोन होगा तो अपन बात कर सकते हैं, नहीं तो फिर अननोन नंबर को ये नहीं करना चाहिए। उसकी लिमिट खत्म हो जाती है। तो जब तक ये चीज आती है, अभी हम देख रहे हैं कुछ दिन पहले कोविशील्ड के बारे में एक विषय चला कि वो जिन्होंने लगाया उसमें किसी को कुछ खतरा हो सकता है वगैरह।
ये जानने के लिए कि भैया आपने क्या लगाया, कोविशील्ड लगाया तो नहीं है, लगाया तो एक दवा, नहीं लगाया तो 2 दवाएं, और जो उस पर चला गया उसका फोन हैक हो गया। जैसे ही कोई नई घटना घटित होती है तो जो इस प्रकार के साइबर अपराध करने वाले लोग हैं वो तुरंत उसका लाभ उठाकर, क्योंकि लोग उस मानसिकता में है इस समय, उस मानसिकता का लाभ उठाकर और उनके फोन को हैक करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा गंभीर जो चीज अब सामने आ गई है, सबके सामने आ गई है, वो है एआई जो तकनीक आई है जी। उस तकनीक में व्यक्ति का चेहरा वही दिखता है, व्यक्ति की आवाज वही दिखती है। यानी ऐसा तो असंभव जैसी चीज है कि माँ अपने बच्चे की आवाज नहीं पहचान सके, ये संभव है क्या कभी? लेकिन माँ भी अपने बच्चे का, ये मेरा बच्चे का चेहरा नहीं है और ये मेरे बच्चे की आवाज नहीं है, ये माँ भी नहीं पहचान पाती है। इतना कॉपी उसकी हो जाती है उस एआई के माध्यम से। एआई ने एकदम क्लोन बना लिया, वॉइस क्लोन भी बना लिया और फेस का क्लोन भी बना लिया। ऐसे कई मामले अभी आए हैं, मीडिया के अंदर भी देखने को आए हैं कि लोगों को एआई के माध्यम से बात करवाई और उन्हें ऐसा लगा कि उनका भतीजा है या उनका बच्चा है या उनका पौधा है और उनके साथ में जो है दुर्घटना घट गई। तो ऐसा ये जितनी भी नई नई तकनीकी जो आ रही है, वो नई नई तकनीकी जितनी फायदेमंद होती है उतनी हानिकारक भी लोगों के लिए होती है, अगर सावधान नहीं रहे तो। इसलिए अखंड सावधान रहना ये उसका तरीका है। मतलब आश्चर्यजनक तो ये लगता है कि डिजिटली अरेस्ट कर लिया लोगों को। हाँ, ऐसा और मामला भी, और लोग जो है वो अपने कमरे में कैद हो गए। वो न माता पिता से बात करने को तैयार, न वो करने को तैयार। माता पिता कह रहे भाई क्या हो गया, आखिर तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, भोजन करने क्यों नहीं आ रहे हो बाहर, तो वो कर नहीं रही, इतनी घबराहट हो जाती है जी। तो कुल मिला के घबराने की बात नहीं है, फोन उसको कट करना है जी। दूसरे फोन से हमने बच्चे को फोन लगाना है कि क्या सही में कोई प्रॉब्लम है तुम्हें, तो अधिकांश मामलों में पता चलता है कि नहीं, वो तो अपने क्लास में बैठा है, पढ़ रहा है वो तो इस समय, ऐसा हो जाता है। तो अखंड सावधान रहना, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, सावधान ही रहना है। कुल मिलाकर ग्राहकों को ग्राहक अगर सावधानी बरतेंगे तो सुरक्षित रहेंगे जी। साथ ही साइबर जो अपराध है, साइबर जैसे अपराधों से अगर आप बचना है तो आपको सावधान रहना पड़ेगा और कहीं ना कहीं सतर्कता बरतनी पड़ेगी। क्योंकि अधिकतर मैंने ये देखा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड पर्सन है, ऐसे लोग जो है सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं क्योंकि वो जो आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं और उन्हीं आधुनिक तकनीकी उनके लिए हानिकारक बनती जा रही है जी। तो टोटल मिलाकर ये है कि उन्हें इन चीजों से सावधान रहना और निरंतर सावधान रहना है। जरा भी धोखे में नहीं आना है। कोई भी फोन आता है, कोई मैसेज आता है तो तुरंत सावधान पहले होना है, उसके बाद में फिर उठाना नहीं उठाना है तय करना है, तो ही फिर उससे बच सकते हैं जी। तो आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक भी हैं और साथ में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के आप राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। आपका केंद्र जो है वो दिल्ली है और श्री दिनकर अवनीश जी आज हमारे साथ थे। उन्होंने ग्राहकों को जागरूक करने के लिए बहुत अच्छी बातें बताई हैं, बहुत अच्छे जो पॉइंट हैं उनको हमें बताया है, ताकि हर एक ग्राहक, क्योंकि ग्राहक इस संसार के अंदर हर एक बच्चा, छोटे से लेकर, क्योंकि एक छोटा बच्चा होता है वो भी एक चॉकलेट खरीदता है, छोटे से लेकर बुजुर्ग तक सभी ग्राहक होते हैं। तो बहुत ही सरल और सहज शब्दों में आज दिनकर जी ने हमें ग्राहकों को सावधान रहने के लिए बात की। खुलासा न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में बहुत पधारने के लिए बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत धन्यवाद आपका। फिर हम ऐसी किसी बड़ी हस्ती से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।